हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का खबर इंडिया में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम के साथ करेंगे बैठक। ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर होगी चर्चा। ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए तैयार होगा प्लान। भारत में कोरोना की सुपर स्पीड, 24 घंटे में सामने आए 2.5 लाख से ज्यादा नए केस। ओमिक्रॉन के भी 5,000 के पास। महाराष्ट्र पुलिस पर छाए कोरोना के काले बादल। राज्य में अब तक 2100 से ज्यादा सक्रिय मामले। कोरोना के चलते 256 पुलिसकर्मियों की जा चुकी है जान। यूपी में आज से मिलेंगे यूपी टेट के एडमिट कार्ड। अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। 23 जनवरी को होनी है यूपी टेट की परीक्षा। बढ़ते अब खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वो देश के राज्यों में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में ओमिक्रॉन से रोकथाम के लिए चर्चा भी की जाएगी। गौरतलब है कि इस समय देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने भी कोविड के इस नए वेरिएंट को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उस बैठक में ओमिक्रॉन की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपायों, दवाओं की उपलब्धता सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए समीक्षा की गई थी। योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का सीएम बनने से पहले योगी गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद थे। फिर सीएम बनने के लिए विधान परिषद से उनकी एंट्री कराई गई थी। विधान साथ साथ मथुरा का नाम भी चर्चा परिषद के लिए योगी निर्विरोध चुने गए थे। फिर एमएलसी बनने के बाद योगी सीएम बने थे। अब तक इस बात को लेकर चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी, अयोध्या का नाम इसमें शामिल था, लेकिन इन सभी नामों में अयोध्या के नाम पर मुहर लगती हुई मालूम होती है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के सत्ता की कुर्सी थामने के बाद ही यहाँ के विकास कार्यों में तेजी आए। अयोध्या नगरी न सिर्फ विकास कार्यों से फलीभूत हुई, बल्कि राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पर नतीजा आया। वर्तमान में यहाँ मंदिर निर्माण के कार्य को भी गति मिलती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी की सरकार में अयोध्या ने कई बड़े खिताब भी अपने नाम किए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में यहाँ पर दीप जलने का दौर रहा। इस दौरान अयोध्या में रिकॉर्ड दिए जले और अयोध्या राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में जगमगा रही थी। उत्तर प्रदेश के मंत्री दारा सिंह चौहान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कैबिनेट और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। बताया जा रहा है कि राज्य के 4 अन्य विधायकों ने भी उनके समर्थन में बीजेपी को अलविदा कह दिया। दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश सरकार में वन्य एवं पर्यावरण मंत्री है। दारा सिंह चौहान मऊ की बदुवन सीट से विधायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में उच्च स्तरीय बैठक पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही है। एक बार फैसला होने के बाद पहले और दूसरे चरण के लिए नामों का ऐलान 1 से 2 दिन में किया जा सकता है। पिछले 2 दिनों में गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महासचिव बीएल संतोष, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत पार्टी से जुड़े अन्य वरिष्ठ नेता लगातार उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज भी बैठक जारी रहेगी। इसी बीच बता दें कि बीते 2 दिनों में यूपी की योगी सरकार और बीजेपी में जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लगी है, उसे देखते हुए अटकलें लग रही है कि अभी और इस्तीफे भी हो सकते हैं। सूत्रों से ऐसा पता चला है कि ऐसे कुल 13 विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी छोड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो 14 तारीख को धमाका करने की बात पहले ही कह चुके हैं। यूपी बीजेपी में इस वक्त इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। बीजेपी विधायक लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। वहीं बीजेपी में कांग्रेस और सपा के एक विधायक भी शामिल हुए हैं। बावजूद इसके बीजेपी में विधायकों के इस्तीफों से अब चिंतन गहरा गया है। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में जारी सियासी उठापटक के बीच कमान संभाल ली है। पिछले 3 दिन में कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। इस बीच शाह ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप के साथ दूसरे दौर की बातचीत की। इस बैठक में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद रहे। बता दें कि 48 घंटों में बीजेपी के 6 विधायक बीजेपी कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं और कुछ के तो सपा में शामिल होने की खबरें भी सामने आ चुकी है।
यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2021 के एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड किए जा सकेंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बुधवार को बताया कि 23 जनवरी को 2 पालियों यानी 2 चरणों में होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को किसी और माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षार्थियों को परिवहन निगम और नगरीय परिवहन की बसों में मुफ्त आने जाने की सुविधा भी मिलेगी। बता दें कि यूपी टेट की परीक्षा को पेपर लीक होने के चलते स्थगित कर दिया गया था। भारत ने बुधवार को चीन के साथ 14वें दौर की सैन्य वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख में टकराव के शेष स्थानों से सैनिकों को जल्द पीछे हटने पर जोर दिया। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन की ओर से चुशुल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान भारत ने कहा कि सीमा पर टकराव वाली जगहों से चीन को पीछे हट जाना चाहिए। सूत्रों ने यह भी बताया कि बातचीत में मुख्य रूप से हॉट स्प्रिंग्स में सैनिकों को पीछे हटने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर फोकस किया गया। ये वार्ता सुबह 9:30 बजे शुरू हुई और शाम तक चली। इससे पहले 13वें दौर की वार्ता 10 अक्टूबर 2021 को हुई थी। ये वार्ता गतिरोध के साथ खत्म हुई थी। दोनों पक्ष इस वार्ता में कोई प्रगति हासिल करने में नाकामयाब रहे थे। भारतीय थल सेना ने वार्ता के बाद कहा था कि उनकी ओर से दिए गए रचनात्मक सुझावों पर चीनी पक्ष सहमत नहीं हुआ और ना ही वह कोई आगे की दिशा में बढ़ने वाला कोई प्रस्ताव पेश कर सका। नए दौर की वार्ता ऐसे समय हुई जब पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील इलाकों में चीन के पुल बनाने पर भारत ने कहा था कि ये इलाका पिछले 60 सालों से चीन के अवैध कब्जे में है। तेल कंपनियों ने गुरुवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज फिर से तेल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पिछले 2.5 महीनों से पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपए पर बनी हुई है, जबकि डीजल 86.67 रुपए पर बिक रहा है। मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर 109.98 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल की बिक्री हो रही है। डीजल के रेट 94.14 रुपए है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 104.67 रुपए में पेट्रोल और 89.79 रुपए में डीजल बिक रहा है। उधर चेन्नई की अगर बात करें तो यहाँ पर 101.40 रुपए में पेट्रोल और 91.43 रुपए में डीजल मिल रहा है। यूपी के कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट्स की अगर बात करें तो आगरा में 95.05 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है। डीजल के दाम 86.56 रुपए पर बने हुए हैं। कानपुर में 95.23 रुपए में पेट्रोल और 86.49 रुपए में डीजल मिल रहा है। उधर गाजियाबाद में 95.29 रुपए में पेट्रोल और 86.80 रुपए में डीजल बिक रहा है। देश के सभी शहरों में पिछले 2.5 महीने से पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तीसरी लहर के बीच देश में पहली बार 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा मामले मिले हैं। गुरुवार रात 12 बजे तक कुल 2,45,525 कोविड केस और 379 मौतें दर्ज की गई। इस दौरान 84,479 लोग ठीक भी हुए। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 1,60,667 बढ़ चुकी है। अब कुल 11,98,005 एक्टिव केस हो चुके हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 3,63,15,947 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 3,47,06,535 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। इस दौरान 4,85,036 मौतें भी हुई। मालूम हो कि महाराष्ट्र में बुधवार को 46,723 नए मरीज मिले। इस दौरान 32 मौतें भी हुई। यहाँ एक्टिव केस की संख्या में 24 घंटे के अंदर 18,650 की बढ़ोतरी हुई। अब राज्य में कुल एक्टिव केस बढ़कर 24,122 पर पहुंच गए हैं, जबकि मंगलवार को प्रदेश में 34,424 केस सामने आए थे। तीसरी लहर में कोरोना की बेकाबू रफ्तार की चपेट में यूपी के सभी 75 जनपद आ चुके हैं। इनमें से 1 दर्जन जिलों में 1000 से ज्यादा एक्टिव केस है। इस बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण के प्रोजेक्शन हालात और बिगड़ने के संकेत दे रहे हैं। 1 जनवरी को प्रदेश में पॉजिटिव केस की संख्या महज 383 हुआ करती थी। साथ ही एक्टिव केस 1211 थे। वहीं अब 12 जनवरी को पॉजिटिव केस की संख्या 13,681 तक पहुंच गई है और सक्रिय केस 57,000
1000 के पार हो गए। अब अगर इसी रफ्तार से कोरोना बढ़ा तो आशंका है कि 18 जनवरी तक प्रदेश में सक्रिय केस 1.5 लाख के पार यानी 1,52,430 तक पहुंच जाएंगे। दूसरी लहर में प्रदेश में सक्रिय केस का आंकड़ा 80,000 के पार होते ही लॉकडाउन लगा दिया गया था। ऐसे हालातों में राज्य में कई और पाबंदियां जल्द लगने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली के सभी जिलों की संक्रमण दर हफ्ते भर से लगातार 10% से ऊपर बनी हुई है, जिसके चलते सभी जिले रेड जोन में तब्दील हो चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण दर उत्तर पश्चिम और सबसे कम दक्षिण पश्चिम जिले की है। दोनों जिलों में इससे जुड़ा आंकड़ा 25.44 और 12.12% है। बता दें कि किसी जिले या जगह को रेड जोन में तब डाला जाता है जब वहां की साप्ताहिक संक्रमण दर लगातार 10% या उससे ऊपर रहती है। बीते एक हफ्ते में दिल्ली के सभी जिलों में संक्रमण दर 10% से ऊपर के साथ बढ़ रही है। 3 से 9 जनवरी के बीच संक्रमण में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके बाद के आंकड़े अभी स्थिर बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले 3 गुना रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में बीते 10 दिनों से ही मामलों में इजाफा हुआ है। 31 दिसंबर को एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 466 था। दिन पर दिन बढ़ते मामलों के चलते सचिवालय में मंत्री और अफसरों के कमरों में लगाई गई अतिरिक्त कुर्सियों को हटा दिया गया है। अफसरों के निजी सचिवों ने दरवाजे पर रस्सी बांध ली है। वहीं 4 जिले कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन और शिमला में कोरोना पांव पसारता ही जा रहा है। कांगड़ा जिले में हर रोज 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जबकि अन्य 3 जिलों में 150 से ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना की तीसरी लहर के चलते संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के देहरादून स्थित राजभवन के 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद गवर्नर हाउस को एहतियात के तौर पर 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पहले गवर्नर हाउस में एक कर्मचारी पॉजिटिव मिला था। मंगलवार को 198 कर्मचारियों की जांच कराई गई, जिसमें कुल 33 कर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले। पहले 32 कर्मी संक्रमित मिले थे, बाद में एक और कर्मचारी संक्रमित हो गया। अब तक राजभवन में कुल 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में है। काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के संक्रमित मिलने के बाद राजभवन को 13 और 14 जनवरी के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान राजभवन में सैनिटाइजेशन कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच बुधवार को 2,915 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो पिछले 8 महीनों में एक दिन में मिले कोविड मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। ताजा मामलों में सबसे ज्यादा 1,361 मरीज देहरादून जिले में मिले, जबकि नैनीताल में 424, हरिद्वार में 374, उधम सिंह नगर में 217, पौड़ी गढ़वाल में 131 और अल्मोड़ा जिले में 85 मामले सामने आए। वहीं कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा में स्नान करने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोविड-19 की बेकाबू रफ्तार के बीच और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना का बम फूटा है। माघ मेले में 38 और लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। पुलिस और पीएसी के 36 जवानों के साथ ही 38 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद अब माघ मेले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51 हो चुकी है। तो वहीं 50 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के बाद माघ मेले में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के इस विस्फोट के बाद मेले के आयोजन पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। मेला शुरू होने से पहले ही 50 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के मामले ने सरकारी अमले की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया है। मेले में अभी श्रद्धालुओं का आना शुरू भी नहीं हुआ है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कई लाख श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा से 1 लाख से ज्यादा संत, महात्मा और श्रद्धालु यहां कल्पवास करेंगे। मेले के आयोजन के लिए प्रयागराज में तंबुओं का अलग शहर बसाया गया है। सिर्फ ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में 50 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो लाखों श्रद्धालु की भीड़ में कोरोना का विस्फोट अब हो सकता है। साल के पहले बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 7 और खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। उन सभी खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। खिलाड़ियों का कोरोना रिजल्ट अब पॉजिटिव आया जब 12 जनवरी को उनका RT-PCR टेस्ट कराया गया। टूर्नामेंट के मेन ड्रॉ में
इन सभी खिलाड़ियों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लिहाजा उनके विरोधियों को अगले राउंड में वॉक ओवर दे दिया गया। खिलाड़ियों की सेहत को ध्यान में रखकर उनकी टेस्टिंग बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कोरोना प्रोटोकॉल के तहत की जाती है। टूर्नामेंट के दूसरे राउंड के मुकाबले गुरुवार को खेले जाएंगे। बता दें कि 11 जनवरी से शुरू हुए इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कोरोना का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही 2 भारतीय खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे। हरियाणा में सर्दी के मौसम में चोरी की घटनाओं को बढ़ने से रोकने के लिए शहर प्रभारी ने कमर कस ली है। इसके चलते शहर प्रभारी ने टोहाना में पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियमों को लागू करने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। शहर में नाकाबंदी, गश्त और कोविड नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए INS विजेंद्र सिंह ने बताया कि क्राइम के बारे में चर्चा की जा रही है। इसके अलावा जो मामले पेंडिंग पड़े हैं उनका जल्दी से निपटारा कर कोर्ट में पेश करने के बारे में भी चर्चा की गई है। साथ ही सर्दी के मौसम में चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं पर किस तरह से रोक लगाई जाए, इसके बारे में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये कुछ तो जो क्राइम है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं और मुकदमे पुराने पड़े हैं और जो ज़्यादा पुराने हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके और जल्दी से जल्दी उनको जो भी इन्वेस्टिगेशन है कंप्लीट करके और न्यायालय में आगे चलान दिया जाए। और दूसरी, अब सर्दी का मौसम है, चोरियां बढ़ रही है, तो उस बारे में हिदायत करी जा रही है कि अपने अपने एरिया में जो भी है दुकानदार हैं उनसे मिलके चौकीदार वगैरह रखवाए जाएं और जो जिनकी गश्त होती है वो टाइमली पूरा गश्त करें। रात को धुंध का टाइम है, चोरियाँ ज़्यादा बढ़ रही है और जो पुरानी चोरियों के मुकदमे हैं उनको ट्रेस करने बारे इनको जो है इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। और दूसरा, अभी कोविड है, कोविड में नई इंस्ट्रक्शन हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आई है, तो 6 बजे जो दुकानें हैं, बाज़ार हैं, वो बंद करने हैं। कुछ जो हिदायत के अनुसार जो मेडिकल की दुकानें हैं या जो भी परचून की या इस टाइप की जो दुकानें हैं वो खुली रह सकती है थोड़े टाइम लेट तक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक महिला ने प्रधानमंत्री मोदी से सोशल मीडिया पर सुरक्षा की गुहार लगाई है। मदद की गुहार लगाती हुई पीड़ित महिला ने खुदकुशी की भी धमकी दी है। बता दें कि 13 साल पहले उस महिला के पति ने उसे छोड़ दिया और दूसरा निकाह कर लिया, जिसको लेकर अब वो मदद की अपील कर रही है। महिला का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी अब हो रहा है। मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। मेरा एकलौता सहारा मेरी बूढ़ी माँ है। मैं अपने यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और अपने ज़िले के अधिकारियों से और पुलिस थाना से गुजारिश करती हूँ कि और अपने कस्बे के पुलिस थाना से गुजारिश करती हूँ कि मेरी सुनवाई की जाए और मेरी आवाज़ को उठाया जाए। और उत्तर भारत में इन दिनों भीषण सर्दी का सितम जारी है, जिसके चलते लोग अपने घरों में कैद हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बुधवार को दिन भर बादल छाए रहे, जबकि कुछ हिस्सों में बारिश भी देखने को मिली। बारिश के कारण तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। भारतीय मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी तक 4 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में ठंड, कोहरा और बारिश की संभावना है। IMD ने कई राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी करते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में रविवार को सुबह से दोपहर तक बारिश हुई, इससे ठंड भी बढ़ी और तापमान में भी गिरावट आई। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद रविवार को मौसम साफ होने से राहत मिली। उत्तराखंड में रुक रुक कर हो रही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है।
उत्तर भारत में इस वक्त गलाने वाली ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। भारत के कई राज्यों में कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो उस वक्त दिल्ली में डबल मार देखने को मिल रही है। एक तरफ दिल्ली में कोरोना अपने चरम पर है तो वहीं दिल्ली की ठंड ने भी लोगों का जीवन मुहाल कर दिया है। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में जबरदस्त कोहरा देखने को मिला। कोहरा इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी पूरी तरह से कम हो गई, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चलिए फिलहाल के लिए खबर इंडिया में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।